हेलो एवरीवन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन हमारा चल रहा था। एक्सरसाइज 10.3 के पहले 2 क्वेश्चंस कर चुके थे और उनमें हमने क्या किया था, उनमें हमने जनरल इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना हमने सीखा था कि कैसे उनको जनरल फॉर्म से कैसे रिड्यूस किया जा सकता है स्लोप इंटरसेप्ट और इंटरसेप्ट फॉर्म में। आज हम बात करने वाले हैं वही कि मैं अपनी जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ। क्या है, जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करना है वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम मुझे पता होना चाहिए जनरल इक्वेशन क्या है। तो जैसा हम लिखा है कि जनरल इक्वेशन होती है मेरी ax प्लस by प्लस सी होल इक्वल टू 0, ये होती है मेरी जनरल इक्वेशन। नॉर्मल इक्वेशन की क्या फॉर्म होती है जी, उसकी फॉर्म होती है x cos फाई, मैंने cos फाई करके करवाया था, आपकी बुक में ओमेगा लिखा हुआ है तो आपकी चॉइस है, जो करना चाहो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। प्लस y साइन फाई इज इक्वल टू p। ठीक है, और ये फाई क्या होता था कि मान लो मेरे पास कोई एक लाइन है और ओरिजिन से अगर मैं उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ये जो p है ये इस परपेंडिकुलर की लेंथ है। ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर उसकी लेंथ होती थी मेरी p, ये हम सबको पता है, नॉर्मल फॉर्म पहले कर चुके हैं। और ये फाई जो है, दिस फाई इज एंगल ऑफ दिस परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको फाई बोल दो या ओमेगा, एक ही बात है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो बस ये चीज़ ध्यान रख लेना। ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्म होती है। तो अब मुझे इस फॉर्म से इस फॉर्म में रिड्यूस करना सीखना है, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि मैं इस फॉर्म, अगर ये फॉर्म मुझे गिवन हो तो मैं इसको ऐसे कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि उससे मैं परपेंडिकुलर और ये एंगल कैसे निकाल सकता हूँ। फिर उसके बाद जब मैं 2-3 क्वेश्चंस कर लूँगा, यानी जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इस फॉर्म को मैं ऐसे कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ। फिर इस फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद मेरे से क्या पूछा जा सकता है, जैसे स्लोप इंटरसेप्ट में स्लोप और इंटरसेप्ट पूछा गया था, वैसे ही यहाँ पे परपेंडिकुलर और एंगल ऑफ द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आपसे पूछा जा सकता है, तो वो चीज़ें निकालेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं इसको चेंज करने में ऐसा ही हम क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न मैं आपको बाद में दूंगा। पहले 2 फॉर्म ने हमने रीज़न पहले दिया था, चीज़ें बाद में की थी, वो आसान थी। तो पहले यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा कि इस फॉर्म को इसमें कैसे कन्वर्ट करना है, पहली चीज़। दूसरा, फाई और पी निकालना सीखेंगे। तीसरा, फिर मैं आपको रीज़न दूंगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, कि इसको इसमें रिड्यूस करने के लिए जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ हम वैसा ही क्यों करेंगे, उसकी बात हम उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैंने आपको जो बोला कि मुझे इस जनरल फॉर्म को क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे। उसके लिए बहुत सिंपल सा मेथड है। आपके पास क्या गिवन होगा, आपके पास ऐसी एक जनरल इक्वेशन गिवन होगी। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहला स्टेप ये करना है कि ये जो c है इसको ले जाओ दूसरी तरफ। तो पहला स्टेप क्या बता रहा हूँ मैं, c को ले जाओ उस तरफ, तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का c। ये चीज़ आ गई समझ में, पहली चीज़। इतना समझ में आने के बाद सेकेंड स्टेप मुझे क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को जो मेरे x और y के कोफिशिएंट है, x और y के कोफिशिएंट है, यानी a और b मेरे क्या है, x और y के कोफिशिएंट है, इन दोनों का स्क्वायर करना है, ऐड करना है और इसका कर देना है रूट। क्या किया मैंने, x और y के साथ जो भी कोफिशिएंट थे, यहाँ a भी लिखा है मैंने, 3 4 5 6 कुछ भी गिवन हो, x y के साथ जो भी होगा उन दोनों का स्क्वायर करना है, ऐड करना है, उनका रूट कर देना है और पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देना है। यानी मुझे सिंपली करना है डिवाइडिंग बोथ साइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान रखिए, डिवाइड करो, दिस यू गेट ए डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साथ में हो जाएगा x प्लस दिस बिकम b डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साथ में हो जाएगा y प्लस इज इक्वल टू माइनस सी होल डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपकी क्या आ जाएगी, नॉर्मल फॉर्म। लेकिन इसमें एक चीज़ की दिक्कत है, क्या, मैंने आपको जब नॉर्मल फॉर्म पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि ये p हमेशा क्या होना चाहिए, ये p हमेशा मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, ये p क्या होना चाहिए, हमेशा मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब मुझे c की वैल्यू को देखना पड़ेगा। c मान लो -3 होता तो ये अपने आप ही प्लस हो जाता, बट अगर ये 3 है तो इस माइनस को मुझे उस तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है मुझे कि ये जो क्वांटिटी है ये किसकी वैल्यू देगा मुझे, ये मेरी नॉर्मल फॉर्म में देगा और ये मेरा p निकाल के देगा मुझे। ये क्या देगा मुझे, p देगा। यानी यहाँ से p अगर बोलो तो c डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कंडीशन ये है कि ये टोटल
क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। वो मैं आपको क्वेश्चन करूँगा तब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रखना है। तो ये जो फॉर्म आपकी निकल के आएगी दैट इज़ योर नॉर्मल फॉर्म, ये मेरी क्या बन जाएगी, नॉर्मल फॉर्म। ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं उसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि पहले हम क्वेश्चंस करते हैं उसके बाद दूंगा मैं आपको। तो आई थिंक इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, सी को उस तरफ ले जाओ, पहला काम ये कर दो। सी को उस तरफ ले जाने के बाद जो ए और बी, एक्स और वाई के कोफिशिएंट है, दोनों का स्क्वायर करना है और ऐड करके उनका रूट करके पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर दो। तो जो फॉर्म आपकी बन के आएगी दैट इज योर नॉर्मल फॉर्म। बस कंडीशन मुझे ये ध्यान रखनी है कि जो इक्वल टू के इस तरफ होगा ये हमेशा मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा निकल के आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। उस लाइन के ऊपर अगर मैं ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो उसका डिस्टेंस आएगा और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो उस पर ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा क्या होनी चाहिए, क्वांटिटी मेरी पॉजिटिव होनी चाहिए, दैट्स इट। अब देखो इसका एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 14 देखो, इसको हटा दूँ आई थिंक इस साइड। एग्जाम्पल नंबर 14 देखो क्या दिया इसने, √3x + y, √3x + y -8 = 0। ये मुझे एक जनरल इक्वेशन दी हुई है और इसने क्या बोला है, इसने बोला है रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड ओमेगा। इसने बोला p और ओमेगा, यानी ये ओमेगा क्या है मेरा, जो मैं फाई यूज़ कर रहा हूँ, तो दोनों एक ही बात है। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना, बस ये निकालना है, मतलब एंगल निकालना है। ये एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड p इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मैं इस फॉर्म में चेंज कर दूंगा तो मेरा काम अपने आप बन जाएगा। तो आपको ऐसी इक्वेशन गिवन होगी, उसको मुझे क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। तो तरीका मैंने क्या बताया, सिंपल सा, पहला स्टेप इस c को ले जाओ दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा √3x + y और 8 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +8। दैट्स इट, पहला स्टेप खत्म। सेकंड स्टेप क्या बोलता है, सेकंड स्टेप ये बोलता है कि इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है, जो x और y के कोफिशिएंट है, क्या है, x और y के कोफिशिएंट है, और उनका क्या करना है, मुझे स्क्वायर करना है और उनका कर देना है रूट, उससे मुझे क्या करना है, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। मैं लिखूंगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, किससे डिवाइड करना है, x का कोफिशिएंट है √3 का कर दिया मैंने स्क्वायर, प्लस y का कोफिशिएंट है कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर और पूरे का कर दो रूट। सॉल्व करके देखो इसको, √3 का स्क्वायर करो दैट इज 3, ये हो जाएगा 3 और ये +1 दैट इज टोटली 4, तो √4 इज 2, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन आई थिंक कर सकते हो, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए करके दिखाया, अदरवाइज आप डायरेक्टली 2 लिख सकते हो, ठीक है। या आप रफ वर्क में करके देख सकते हो कि मुझे किससे डिवाइड करना चाहिए। हो गया, इतना होने के बाद 2 से डिवाइड कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को, दिस बिकम योर √3/2x, ये हो जाएगा 1/2y एंड इक्वल टू 8/2, 2 4 जा 8, दिस अल्टीमेटली बिकम 4। तो दिस इज योर नॉर्मल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। आई थिंक बहुत आसान है। ये क्या आ गई, मेरी नॉर्मल फॉर्म आ गई इस इक्वेशन की। क्या आ गई भाई, नॉर्मल फॉर्म आ गई। बस यही करना था मुझे। पहली चीज़ सीख गए कि मुझे नॉर्मल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करना है। अब दूसरी चीज़ पे चलते हैं। अब जब मैं एग्जांपल पढ़ रहा था, एग्जांपल 14, तो उसने बोला था कि एंड फाइंड द नॉर्मल, फाइंड द p एंड ओमेगा, यानी p मतलब नॉर्मल परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इट मीन्स इसकी बात कर रहा है। क्या ये पॉजिटिव है, हाँ ये पॉजिटिव है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी मैं नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली आपका p तो क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 4, p क्या हो गया मेरा, 4 हो गया। इट्स वेरी सिंपल। मान लो बाई चांस इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे होता, मान लो ये +8 होता तो ये -8 हो जाता, इस कंडीशन में -4 आता, तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ता, इस माइनस को आप इस तरफ ले जाओ, क्योंकि मेरा p तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। p पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं कि मैं इस माइनस को भूल ही जाऊँ, मोड नहीं लगाना मुझे। ये अगर माइनस बाई चांस इधर आ भी गया, इट्स ओके, इस माइनस को ले आओ इधर, ये माइनस इधर आएगा तो क्या करेगा, इन दोनों को माइनस साइन चेंज कर देगा, मतलब ये भी माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, दैट्स इट। तो अगर माइनस होता तो मुझे कुछ ऐसे करना पड़ता, ठीक है। तो अभी हम एक बार प्लस के साथ ही चलते हैं। जो मेरा इनिशियल साइन था यहाँ माइनस था, ये प्लस हो गया था एंड दिस प्लस, तो p इज योर 4। तो पहली चीज़ मेरे समझ में आ गई कि p क्या आ गया मेरा, ये हटा दूंगा, आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी कि अगर मुझे p निकालना हो तो सबसे पहला काम मैंने नॉर्मल फॉर्म में चेंज किया। इक्वल टू के बाद यहाँ हमेशा ये पॉजिटिव टर्म होनी चाहिए और जो भी नंबर होगा दैट इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स p। अब बात आती है ओमेगा की। तो मैंने जो
मैंने जो नॉर्मल फॉर्म लिखी थी, नॉर्मल फॉर्म क्या है, नॉर्मल फॉर्म मेरी ये होती है जी कि x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा, सॉरी फाई लिखा था मैंने, इज इक्वल टू पी। तो अब यहाँ पे ये ओमेगा यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इस फाई की जगह मैं ये ओमेगा यूज़ कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। अब मेरी नॉर्मल फॉर्म ये भी है, नॉर्मल फॉर्म ये भी है। इन दोनों को अगर मैं ध्यान से कंपेयर करूँ तो x के साथ क्या है, cos ओमेगा, यहाँ पे x के साथ क्या है, दैट इज √3/2। सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ पे देखूँ y के साथ क्या है, दैट इज योर साइन ओमेगा, और यहाँ पे y के साथ क्या है, दैट इज 1/2। ये चीज़ समझ में आ गई भाई। यानी मैंने क्या किया, मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली बोला कंपेयरिंग दिस, और वी कैन से इक्वेशन नंबर 1। मैंने क्या किया, मैंने ये बोला कंपेयरिंग इक्वेशन 1, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद किसके साथ, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है मेरी नॉर्मल इक्वेशन जो है वो क्या है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू पी। इन दोनों को मैंने कंपेयर कर दिया। इन दोनों को कंपेयर करने से मुझे ये मिला कि x के साथ क्या होता है, cos ओमेगा, y के साथ होता है sin ओमेगा, मैंने अलग लिख दी है। तो अब मैं क्या सीख रहा हूँ, ओमेगा कैसे निकाला जाता है। तो अब आई थिंक बहुत ईजी है मेरे लिए। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि cos ओमेगा √3/2 कहाँ होता है? तो मुझे सिंपल सा आएगा जी, √3/2 होता है जब ओमेगा की वैल्यू होगी 30 डिग्री। साइन ओमेगा 1/2 कहाँ होता है, ये भी ओमेगा इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये ध्यान रखना कि दोनों वैल्यू हमेशा सेम आएगी, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये 30 आ जाए 60 आ जाए। क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि ये मेरा परपेंडिकुलर अगर है किसी लाइन के ऊपर तो ये एंगल है मेरा ओमेगा, तो क्या ये ओमेगा अलग अलग हो सकता है, ये हमेशा सेम रहेगा, तभी तो ये नॉर्मल फॉर्म बनेगी, अदरवाइज ये नॉर्मल फॉर्म नहीं बनेगी। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि मेरा नॉर्मल अगर एक है, एक्स एक्सिस भी एक ही है, तो इसके साथ एंगल भी एक ही बनेगा। तो इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये तो थी सबसे आसान चीज़, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना आ गया, परपेंडिकुलर निकालने में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ मुझे इसको पॉजिटिव करना है। बात जब आई ओमेगा की तो मैंने कुछ नहीं किया, इन दोनों को कंपेयर किया, वहाँ से मुझे कॉस ओमेगा साइन ओमेगा मिला, उसकी वैल्यूज मैंने पुट की, यू गेट योर आंसर। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है, कुछ बच्चे जिनका ट्रिग्नोमेट्री या फिर उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर में जब मैंने ये करवाई थी चीज़ें, अगर वो आती है, ट्रिग्नोमेट्री जिन्होंने अच्छे से की है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये वैल्यूज़ कहाँ कहाँ होती है। अब प्रॉब्लम कई बार क्या होती है ना, ज़रूरी नहीं है इक्वेशन में हमेशा ही मुझे ये वैल्यूज़ पॉजिटिव मिले। अब कभी आपके साथ ये भी हो सकता है, आई थिंक ये हटा दूँ एक बार, मान लो ये जो नॉर्मल फॉर्म मेरी आई, ये कितने टाइप की आ सकती है, पहली दोनों साइन पॉजिटिव होंगे। मान लो ये कुछ ऐसे आ जाए, ये माइनस आ जाए और ये प्लस आ जाए, ये इक्वेशन कुछ ऐसे आती तो परपेंडिकुलर तो सेम है, बट क्या एंगल भी सेम होगा, वो चेक करना पड़ेगा। चेक करते हैं। तीसरी सिचुएशन ये बन सकती है मेरे पास, ये √3/2x - 1/2 y इज इक्वल टू 4। एंड द फोर्थ कंडीशन ये बन सकती है कि मेरी इक्वेशन जो है ये कुछ ऐसे आ जाए। यानी मैंने क्या किया पहला जो हमने क्वेश्चन किया उसमें x और y दोनों पॉजिटिव हैं, x और y के जैसे जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं। सेकंड इक्वेशन में मेरा x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, y का पॉजिटिव है। थर्ड में मेरे पास दोनों नेगेटिव है, फोर्थ में x का पॉजिटिव है, सॉरी ये भी मैंने पॉजिटिव कर दिया, और y का क्या करना है, मुझे नेगेटिव करना है। तो चार सिचुएशन बन सकती है, दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड, सॉरी फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, ये चार सिचुएशन बन सकती है। और ये चार सिचुएशन क्या शो करती है, ये चार सिचुएशन शो करती है कि मेरा परपेंडिकुलर क्या है, चारों क्वाड्रेंट में पॉसिबल है या नहीं। एक लाइन मान लो मेरी ऐसी जाएगी तो ये परपेंडिकुलर कुछ ऐसे होगा, तो नाउ योर एंगल इज दिस। जब ये लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे जाएगी तो मेरा परपेंडिकुलर कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और ये जो एंगल है वो बढ़ करके कुछ ऐसे हो जाएगा, क्योंकि मुझे एंगल हमेशा बताना है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ही बताना है कि ये परपेंडिकुलर क्या बना रहा है। ये लाइन जब यहाँ होगी, परपेंडिकुलर यहाँ होगा, तो नाउ योर एंगल विल बी दिस। एंड सेम एज इट इज अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी तो परपेंडिकुलर कुछ ऐसे होगा, अब जो एंगल है वो कुछ ऐसे बन जाएगा मेरा, अब जो है वो एंगल कुछ ऐसे बन जाएगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो चार सिचुएशंस हैं उनमें से कौन सी सिचुएशन जो है वो कौन से एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है, कि कौन सी जो परपेंडिकुलर है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कौन सा सेकंड में, कौन सा थर्ड में, कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्या आप मुझे बता सकते हो? पहली चीज़ तो मुझे यही आइडेंटिफाई करनी है एंगल निकालने के लिए कि ये जो मेरा एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। सबसे पहला काम मुझे ये आना चाहिए, तब मैं ये सारी वैल्यूज आराम से बता दूंगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जब मैं
कॉस और साइन, ठीक है। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक वे से याद कर सकते हैं और डायरेक्टली भी मैं नंबर देख के भी बता सकता हूँ कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है। वो दोनों चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करने बैठूँ तो मुझे पता है कि ये जो वैल्यू है, ये यहाँ जो वैल्यूज़ है, ये मुझे वैल्यूज़ देता है कॉस ओमेगा की, और ये y के साथ जो कोफिशिएंट होगा ये मुझे वैल्यू देगा साइन ओमेगा की। फर्स्ट किसकी देगा? कॉस की, और सेकंड किसकी देगा? साइन ओमेगा की। तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो मुझे ये बताओ कि साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं? ऐसा सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट है एंड दैट इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा साइन और कॉस दोनों ही क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। साइन और कॉस दोनों ही क्या होते हैं? पॉजिटिव। मैं साइन और कॉस की बात करूँगा, बाकी चारों की बात नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे साइन कॉस से ही मतलब है यहाँ पर, ठीक है। तो साइन कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। सेकेंड सिचुएशन है कि कॉस तो नेगेटिव है बट साइन पॉजिटिव है, तो ऐसा क्या होता है? ऐसा होता है जी मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन मेरा हमेशा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और कॉस क्या होता है मेरा? नेगेटिव होता है। साइन क्या होता है? पॉजिटिव, कॉस क्या होता है? नेगेटिव। नेक्स्ट है मेरा दोनों ही जब नेगेटिव होंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉस दोनों ही क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। साइन और कॉस दोनों ही क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एंड इन द लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स मेरा पॉजिटिव और वाई क्या होता है? नेगेटिव, और कॉस एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, और वी कैन से कॉस मेरा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और साइन मेरा क्या होता है? नेगेटिव। एक तरीका तो याद रखने का ये है, सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ से मैं आइडेंटिफाई कैसे कर सकता हूँ कि ये एंगल मेरा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सबसे पहले मैंने देखा, पहला तरीका कि मैंने साइन कॉस को कंपेयर किया, जो वैल्यूज़ मेरी आई उसके हिसाब से मैंने बता दिया। दूसरा तरीका इससे भी सिंपल है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? एक्स और वाई, सिर्फ इसको ऐसे याद रखो, एक्स और वाई है दोनों। एक्स वाई कहाँ पॉजिटिव होते हैं जी? एक्स वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव हो जाता है और वाई हो जाता है पॉजिटिव। तो पहला नेगेटिव साइन, दूसरा पॉजिटिव साइन, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही चीज़ें हो जाती है मेरी नेगेटिव, यानी ये लाई कर देगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स हो जाता है पॉजिटिव और वाई हो जाता है नेगेटिव। इसको आप ऐसे भी रख सकते हो, एक्स के साथ पॉजिटिव, वाई के साथ नेगेटिव। तो अब मुझे पता लग गया कि कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है और फोर्थ में है। तो फर्स्ट सिचुएशन जो हमने की वो तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आई थिंक मुझे सारे एंगल्स याद होते हैं, और ये मेरे लिए बताना भी बहुत आसान होता है क्योंकि मुझे 90 तक सबकी वैल्यूज याद रहती है। तो अगर इस टाइप का मुझे क्वेश्चन मिलता है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 14 दिया है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सिचुएशन। अगर मुझे ऐसे कुछ दिया तो मैं क्या करूँ? कुछ बच्चों को याद रहती है, सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा है नहीं। जिनको वैल्यूज याद है कि ऐसा कहाँ होगा, तो मुझे पता है कॉस नेगेटिव सेकंड में होगा, साइन पॉजिटिव। कॉस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव कहाँ होते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट। और माइनस और प्लस कहाँ होते हैं? एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव कहाँ होते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में। इट मीन्स ये एंगल जो है कहाँ लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर आपको वैल्यूज याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो उसका तरीका देख लो क्या करना है मुझे, ठीक है। उसका तरीका क्या करोगे, कैसे करना है वो देख लो। ये ऊपर वाला हटा देता हूँ। आई थिंक कि अगर मुझे नहीं पता, आई थिंक फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हम कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ सेकंड की। अगर ये सिचुएशन मुझे मिलती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यहाँ से मुझे क्या मिला कि कॉस ओमेगा जो है दैट इज -√3/2, और साइन ओमेगा जो मुझे मिला दैट इज मिला 1/2। पहले दोनों क्या थे? पॉजिटिव थे। पहले दोनों क्या थे? पॉजिटिव। क्या मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट की सारी वैल्यूज याद है? हाँ, उसका कोई तरीका नहीं है, वो मुझे याद रख करनी ही पड़ेगी। तो बस उसी से करना है मुझे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने पढ़ाया था, सेम एज इट इज, लेट अल्फा बी एनी मिनिमम पॉजिटिव एंगल। मैंने क्या मान लिया कि अल्फा कोई मिनिमम पॉजिटिव एंगल है सच दैट cos अल्फा इज √3/2 एंड sin अल्फा इज 1/2। मैंने क्या किया, मैंने ये बोला कि अल्फा मैंने कोई एक एंगल ले लिया, छोटे से छोटा मिनिमम पॉजिटिव एंगल ले लिया, जिसके लिए ये वैल्यूज जो है दोनों क्या हो? पॉजिटिव। यानी सिर्फ मुझे क्या कर देना है, cos अल्फा sin अल्फा लगा लो और यहाँ से ये साइन हटा दो, बस प्लस माइनस जिसके भी आगे हो डजेंट मैटर। ये माइनस है कोई दिक्कत नहीं, इसको प्लस कर दिया, ये प्लस था तो प्लस का प्लस रखना है, मुझे ऐसे कर देना है, चेंज कर दिया। अब क्या मैं यहाँ से इस अल्फा की वैल्यू बता सकता हूँ? क्या मैं यहाँ से इस अल्फा की वैल्यू बता सकता हूँ? बिल्कुल बता सकते हैं। ये तो हमने अभी भी निकाला था कि cos अल्फा जो है √3/2 कब होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos जो है √3/2 कब होता है? जब अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री होगी।
और साइन अल्फा 1/2 कब होगा, जब अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री होगी। तो ये मिल गई मुझे अल्फा की वैल्यू, बट मुझे किसकी निकालनी है, मुझे तो इस ओमेगा की निकालनी है। तो अब मुझे सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो मैंने देखा जी ये तो माइनस प्लस है, तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल निकालने का सिंपल सा तरीका, इसको एक बार हटा के मैं दोबारा बताता हूँ। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं डायरेक्टली निकाल लूंगा, इसमें मुझे देखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो अल्फा आने वाला है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा ही होगा। यानी अगर ये पॉजिटिव होता तो जैसे हमने लास्ट निकाला था, मुझे डायरेक्टली अल्फा निकालने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली ओमेगा निकालूंगा। बट अगर ये सेकंड में होगा तो मुझे क्या करना है, सेकंड में सिंपल सा देखो, मैंने अल्फा की वैल्यू निकाली, सबसे पहला काम इन दोनों को पॉजिटिव करो। पॉजिटिव करने के बाद जो अल्फा एंगल आया, अगर मुझे एंगल मिलता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मुझे क्या करना है, जो भी अल्फा आया तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। तो यहाँ से अगर मुझे ओमेगा निकालना हो, सिंपली मैं बोलूँगा 180 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री इज योर आंसर फॉर दिस। क्या होगा 150 डिग्री मेरा इसके लिए आंसर होगा। सिंपल सिंपल है, ठीक है। ट्राई करके देख लो, चेक करके देखो क्या वैल्यू सही मिलती है। अगर मैं cos 150 करता हूँ, cos 150 का मतलब है cos को 180 माइनस 30 लिख लो, चाहे 90 प्लस 60 लिख लो, वो आपकी चॉइस है। तो मैं इसको 180 माइनस 30 लिखता हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट क्या बोलता है कि cos सेकंड में नेगेटिव होता है, 180 बोलता है नो चेंज, तो cos का cos और 30 एज इट इज। cos 30 क्या होता है भाई, माइनस साइन एज इट इज, cos 30 होता है √3/2। क्या यही वैल्यूज है, यस। सेकंड क्वाड्रेंट में करोगे तो साइन हो जाएगा, बस यहाँ पे सेकंड साइन में पॉजिटिव होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने क्या बताया, पहली चीज़ मैंने ये बताई कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो डायरेक्टली एंगल निकल जाएगा, मुझे अल्फा की जरूरत नहीं, मुझे ये चीज़ करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली यहाँ से बता सकता हूँ कि क्या एंगल होगा। अगर ये सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो मुझे एक अल्फा मिनिमम पॉजिटिव एंगल लेना है। उससे क्या करना है, इन दोनों की पॉजिटिव वैल्यू ले लो और कॉस और साइन का वो एंगल निकालो जिसके लिए दोनों वैल्यूज मिलती हो, निकाल लिया। अगर ये सेकंड में है तो 180 में से मुझे क्या कर देना है, वो एंगल माइनस कर देना है। अगर मान लो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या करूँ, तो कुछ नहीं करना, 180 में प्लस कर दो। क्या कर दो, 180 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट आ जाता है, थर्ड। और अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो क्या करोगे, ओमेगा इज इक्वल टू 360 माइनस अल्फा। यानी अगर ये कोई भी क्वेश्चन अब आपको करना हो तो आप कर सकते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट इट इज डायरेक्टली, इसका आंसर क्या था, मैंने पहले निकाला ओमेगा इज इक्वल टू 30 डिग्री, सिंपल। सेकंड क्वाड्रेंट का मैंने अभी भी करके दिखाया, क्या आएगा आंसर मेरा 150 डिग्री, निकाल दिया। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये होता तो दोनों में माइनस, मतलब ये भी माइनस होता, ये भी माइनस, तो ये स्टेप मेरा एज इट इज रहता, मैं इसको एज इट इज लेता, तो अब ये एंगल मिलता 30 डिग्री। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल बताना हो तो क्या करूंगा मैं, 180 प्लस 30 मतलब 180 प्लस 30 कर देता, यू गेट योर आंसर 210। दैट इज योर आंसर फॉर दिस वन। एंड फॉर द लास्ट वन इट इज, ये पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है, नो प्रॉब्लम। ये स्टेप वैसे ही करना है, अल्फा सेम आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 360 में से 30 माइनस कर दो, 330 डिग्री इज योर आंसर, दैट्स इट। बस ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल निकालना आना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकल गया तो आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ में बता सकते हो। सेकंड में 180 माइनस थीटा, थर्ड में 180 प्लस थीटा, फोर्थ में 360 माइनस थीटा, दैट्स इट, हो जाएगा। तो अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, जिससे जो बची खुची चीज़ें समझ में नहीं आई होगी वो भी हो जाएंगी। तो आई थिंक इन चीज़ों को हटा सकता हूँ, ठीक है। बस ये चीज़ ध्यान रख लेना कि कैसे एंगल निकाला जाता है। सबसे पहला काम, अल्फा एक पॉजिटिव एंगल ले लो, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल निकाल लो, सीधी सी बात है। भूल जाओगे इसके आगे साइन कौन सा है, भूल जाओ इसके आगे साइन कौन सा है, सब पॉजिटिव लेके चलो। पॉजिटिव से निकाल लिया, अब मुझे पता होना चाहिए कहाँ लाई करती है। दोनों प्लस हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहला माइनस दूसरा प्लस है सेकंड क्वाड्रेंट में, दोनों माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में, पहला प्लस दूसरा माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो उसके हिसाब से मैंने बता दिया कि फर्स्ट में कैसे निकालते हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में कैसे एंगल निकाला जाता है। तो अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या बोला है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। तो मुझे इक्वेशन गिवन है, उसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। फिर इसने बोला फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब P निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब मुझे ओमेगा और P दोनों निकालने हैं यहाँ पे भी। तो इट्स ओके। द फर्स्ट पार्ट इज x माइनस √3y प्लस 8 इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सेम एज इट इज, नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, x माइनस √3y इज इक्वल टू 8 को उधर ले जाओ, दैट बिकम -8, यही होगा।
अब क्या करना होता है मुझे, अब ये करना होता है जी, सबसे पहली चीज़ तो मैंने ये बताया ना कि ये मेरा पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। तो इनका जो रूट करके डिवाइड करने वाला वो तो हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि रूट के अंदर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इस माइनस साइन को चाहे इधर ले आओ पहले, तो माइनस अब इधर आएगा तो एक्स प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का ये हो जाएगा प्लस का। तो दोनों के साइन मैंने चेंज कर दिए, दैट इज इक्वल टू 8। और वी कैन से मैंने -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। तो आपकी चॉइस है, लिखना चाहो लिख सकते हो उसको, ऐसे करना है ऐसे कर दो, हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय किससे डिवाइड करना है, रूट ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब एक्स के साथ क्या है, दैट इज योर -1, प्लस बी के साथ क्या है, दैट इज √3 होल स्क्वायर। सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, √3 का 3, 3 + 1 4, 4 का रूट दैट इज 2, यानी मुझे 2 से ही डिवाइड करना है। कर दो थ्रू आउट, दिस बिकम -1/2x प्लस √3/2y सॉरी इज इक्वल टू 8/2 मीन्स 4। सिंपल। तुम आपसे पूछो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो वो सिंपल सा आंसर है, P इज इक्वल टू मेरा 4 है जी। P इज इक्वल टू क्या है मेरा 4 है। अब मुझे क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो अब मैंने ध्यान से देखा, मैं आपसे पूछूं कौन से क्वाड्रेंट में है ये, तो x तो नेगेटिव है जी और y मेरा पॉजिटिव है। x मेरा क्या है, नेगेटिव, मतलब इस तरफ x नेगेटिव है, y पॉजिटिव मतलब इस तरफ, यानी ये कहाँ लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। कहाँ लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे निकालना है, सबसे पहला काम ये क्या होगा मेरा, दैट बिकम योर कॉस फाई या ओमेगा ले लिया -1/2, दिस बिकम योर साइन ओमेगा दैट इज √3/2। तो अब क्या करना है मुझे, एक एंगल लेते हैं, लेट अल्फा बी एनी मिनिमम पॉजिटिव एंगल such that this become your cos alpha is equal to 1/2 sin alpha is equal to √3/2। तो क्या मुझे बता सकते हो sin alpha 1/2 कहाँ होता है, वो तो अल्फा जब की वैल्यू क्या होती है 60 डिग्री होती है, और sin alpha ये भी 60 पे ही होता है। तो दिस इज योर आंसर, फर्स्ट आंसर, देयरफॉर alpha इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया ना, मुझे तो इसका एंगल चाहिए, इसका परपेंडिकुलर कहाँ लाई करता है, मैंने देखा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव और साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे निकालते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू सेकंड इज 180 माइनस अल्फा और 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस कर दो 60, यू गेट योर 120 डिग्रीज, योर आंसर फॉर दिस। सिंपल हो जाएगा, इट्स वेरी इजी, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो इसका, y -2 इक्वल टू 0। सेकंड पार्ट में इसने बोला है y -2 इक्वल टू 0। अब देखते ही कुछ बच्चों को समझ में, जिन्होंने अच्छे से लेक्चर देखे उनको समझ में आ गया ये लाइन क्या है। इसका मतलब है y इज इक्वल टू 2, क्या है ये, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 मतलब दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, ये पॉइंट होगा मेरा 0,2, यानी x एक्सिस की पैरेलल होगी और y की वैल्यू हमेशा इस पर क्या होगी 2 होगी। तो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज सिंपली 2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली मेरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो डायरेक्टली 1 मार्क का डायरेक्टली पूछा हो, जैसे इसने बोला है कि नॉर्मल फॉर्म में मुझे रिड्यूस भी करके दिखाना है, तो इट्स ओके, दिस इज योर नॉर्मल फॉर्म, ये मेरी नॉर्मल फॉर्म भी है इसकी, इसका परपेंडिकुलर 2 है, ठीक है। एंगल आपको निकालना हो तो मुझे पता है एंगल क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो डायरेक्टली टिक कर सकते हो, बट इसको करना कैसे, अगर मुझे सॉल्व करना पड़े पूरा तो मैं क्या करूँ, तो मुझे पता है मेरी जनरल इक्वेशन जो होती है मेरी क्या होती है, जनरल इक्वेशन होनी चाहिए। जनरल इक्वेशन कैसी होती है, मेरी होती है जी ax + by इज इक्वल टू सी की फॉर्म में, कुछ ऐसे इक्वल टू सी, ठीक है। तो y इक्वल टू 2 इट्स ओके, मेरे पास x नहीं है, तो x के लिए क्या करूँ मैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0x + y इज इक्वल टू 2, येस और नो, 0x इंटू 0, 0 इंटू एक्स इज 0, तो y इक्वल टू 2 ही अल्टीमेटली, मैंने कुछ चेंज नहीं किया इसके अंदर, ये मैंने सिर्फ जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वैसा कुछ कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप ये होता है जी x और y के साथ जो भी कोएफिशिएंट है उनका स्क्वायर करना है, यानी 0 का स्क्वायर करना है प्लस 1 का स्क्वायर करना है, पूरे का रूट कर देना है। 0 स्क्वायर तो 0 ही होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो रूट ऑफ 1 इज 1, इसका मतलब मुझे इसको 1 से डिवाइड करना है, इसका मतलब 1 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, यही रहेगा जो है। तो दिस इज योर नॉर्मल फॉर्म, दैट्स इट, ये मेरी क्या है नॉर्मल फॉर्म है। अगर ये मेरी नॉर्मल फॉर्म है तो परपेंडिकुलर क्या है, दैट इज सिंपली 2, और जी मेरा एंगल, तो एंगल मिलेगा जी, ये तो है मेरा cos ओमेगा इज 0 और साइन ओमेगा जो है दैट इज योर 1,
दैट इज़ 1। तो अब क्या मुझे यहाँ पे क्वाड्रेंट की ज़रूरत है? कॉस 0 कब होता है और साइन 1 कब होता है? जी कॉस 0 होता है जब ओमेगा की वैल्यू होगी 90 डिग्री, और साइन 1 कब होता है? जब इसकी वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री। दैट्स इट। इसका मतलब जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया पहले ही कि क्या होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली भी टिक कर सकते हो, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कुछ फॉर्म मिले, यानी मुझे अगर x = 5 मिल जाता तो दिस इज ऑल्सो द नॉर्मल फॉर्म, बट नाउ दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, इट मीन्स योर एंगल इज नाउ 0 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। दैट्स इट। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज सेम जो x की वैल्यू मुझे गिवन है। सिंपल है। लास्ट देख लें, लास्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि मैंने ऐसा ही क्यों किया, जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए। इस क्वेश्चन के बाद हम बात करेंगे उसकी। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चीज़ों को समझना है, बहुत अच्छी बात है और समझना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जिनको सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं दैट्स इनफ। एंड द लास्ट वन इज 3y प्लस इट इज x - y = 4। कौन से क्वाड्रेंट में होगा एंगल? x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, इट मीन दिस इज लाई इन द 4th क्वाड्रेंट। कहाँ लाई करेगा ये? 4th क्वाड्रेंट में। तो स्टार्टिंग से ही मैं देख सकता हूँ कि कहाँ लाई करेगा? 4th क्वाड्रेंट में। बट मुझे जो प्रोसीजर करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? c को उधर ले जाऊँ, वो तो पहले से ही है। उससे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? लिख लेना, मैं डायरेक्टली करवा रहा हूँ। x का जो कोफिशिएंट है दैट इज़ 1, y का जो कोफिशिएंट है दैट इज ऑल्सो -1 कर दो। दोनों का स्क्वायर करना है, दोनों को ऐड करके रूट कर देना है। 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो 1 + 1 दैट इज मीन्स अल्टीमेटली √2। तो डिवाइडिंग दिस थ्रू आउट बाई √2, डिवाइडिंग द इक्वेशन both side by √2, you get here this is 1/√2x minus 1/2 √y is equal to 4/√2। ठीक है भाई, 4/√2 पॉजिटिव है, बिल्कुल है, नॉर्मल फॉर्म आ गई। तो p क्या होगा? दैट इज सिंपली 4/√2। जनरली हम रूट नीचे नहीं छोड़ते, तो रेशनलाइज कर दो, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, दिस बिकम 4√2 डिवाइडेड बाय √2 into √2 that is 2, 2 2 जा 4 that become 2√2। तो दिस इज योर नॉर्मल p। अब चाहिए एंगल, तो एंगल के लिए क्या करें? मैंने देखा जी cos ओमेगा तो जो है वो 1/2 है, 1/√2, और sin ओमेगा जो है दैट इज योर -1/√2। तो सबसे पहला काम अल्फा ले लेते हैं, तो लेट अल्फा बी एनी मिनिमम पॉजिटिव एंगल such that cos alpha is 1/√2, sin alpha is 1/√2। मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है मेरा। तो sin और cos दोनों है 1/√2। कहाँ होते हैं? जब अल्फा की वैल्यू होगी 45 डिग्री। क्या होगी? 45 डिग्री। मुझे एंगल कौन से में चाहिए? कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? cos जो है मेरा पॉजिटिव और sin नेगेटिव कहाँ होता है? ये होता है 4th क्वाड्रेंट में। या x पॉजिटिव y नेगेटिव कहाँ होता है? 4th क्वाड्रेंट में। तो 4th क्वाड्रेंट में एंगल निकालने का तरीका क्या सिखाया था? ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 माइनस अल्फा मतलब -45 डिग्री। योर एंगल इज 315 डिग्री। दैट्स योर आंसर। ठीक है, किसी को रेडियन में निकालना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 360 के 2 पाई कर दो, π/4 क्या होता है? 45 होता है π/4, करोगे तो क्या मिलेगा? 7π/4। ठीक है, तो सारे एंगल जो है वो रेडियन में भी निकाल सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वो जस्ट आपको पता होना चाहिए रेडियन में कैसे लिखते हैं एंगल्स को। तो ये मेरा था कि मैं जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करता हूँ। अब ऐसा ही क्यों करते हैं उसकी बात और देख लो बस थोड़ी सी। जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो हो चुका है, इसके बाद मैं आपको रीजन दूंगा एंड देन आगे जो करने वाले हैं वो मिक्स क्वेश्चंस और कुछ 1-2 फॉर्मूले और पढ़ेंगे। तो देखो मेरी जनरल फॉर्म जो है वो ये है ax + by + c = 0। ये मेरी होती है जनरल फॉर्म। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि इसकी नॉर्मल फॉर्म जो है, मैंने एज्यूम कर लिया कि लेट द नॉर्मल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज x cos अल्फा + y sin, ये एंगल कुछ भी ले सकता हूँ, जैसे मैं नॉर्मली फाई लेता हूँ, बुक में ओमेगा है तो ओमेगा ले लो, नो प्रॉब्लम, इज इक्वल टू p। मैंने क्या बोला? इस इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म ये है, मैंने एज्यूम कर लिया 1 मिनट के लिए, लेट द नॉर्मल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज दिस, मैंने एज्यूम कर लिया। तो क्या मैं एक इक्वेशन की जब फॉर्म चेंज करता हूँ तो क्या इक्वेशन चेंज हो जाती है?
बिल्कुल भी नहीं। चाहे आप कोई भी इक्वेशन लो, आप किसी दूसरी फॉर्म में रिड्यूस कर दो उसको, चाहे मैंने जनरल इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज किया हो, चाहे इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज किया हो, वो वही लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, सेम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या करते हैं? सेम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इसका मैं कहने का मतलब ये है कि मैं ऊपर वाली लाइन से एक इक्वेशन बनाई ये, तो उसकी ग्राफ में ये लाइन आई, तो इससे अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तो वो सेम लाइन यानी इसी के ऊपर एक और लाइन बनेगी, यानी दोनों क्या होगी? मेरी कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी। क्या होगी? कोइंसिडेंट लाइन, सेम लाइन होंगी, सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी। और इस चीज़ के लिए हमने एक चीज़ पढ़ी हुई थी 10th क्लास में कि जब दो इक्वेशन, सेम इक्वेशन, एक तरह से ये दो इक्वेशन हैं जिनका ग्राफ अगर कोइंसिडेंट लाइन होता है तो उनके लिए मेरे पास एक सिचुएशन होती है कि अगर मुझे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, मान लो एक इक्वेशन ये है, दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशंस हैं मेरे पास। अगर ये दोनों इक्वेशंस क्या है, इनका ग्राफ जो है कॉन्सिडेंट है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन ये अगर मुझे दे रही है, तो उसकी कंडीशन क्या होती थी? उसकी कंडीशन ये होती थी कि a1 बाय a2 इज इक्वल टू होगा b1 बाई b2 और ये इक्वल टू होगा c1 बाई c2 के। ये कंडीशन मेरी रहती थी 10th स्टैंडर्ड में, अगर आपको याद हो तो। नहीं याद है तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेम चीज़ बोली कि इस इक्वेशन की दूसरी फॉर्म है ये, यानी दोनों इक्वेशन सेम है, यानी दोनों का एक इक्वेशन का ग्राफ क्या बनेगा? सेम लाइन बनेगा। एक की लाइन ड्रॉ कर दो, दूसरी उसके ऊपर आने वाली है, यानी मुझे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, यानी कोइंसिडेंट लाइंस मिलेगी यहाँ पर। तो अगर ऐसा होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ये कंडीशन लगा सकता हूँ। इस कंडीशन को लगाने के लिए एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, जो मैं पहले बोलता है कि मुझे ये एक चीज़ ध्यान रखनी है कि दोनों इक्वेशन में ये जो सी होता है ना, ये गड़बड़ कर देता है। ये इक्वल टू के या तो लेफ्ट में ही होना चाहिए, लेफ्ट, या फिर राइट में ही होना चाहिए इक्वल टू के। बट यहाँ पे क्या है? एक लेफ्ट में एक राइट में, तो दोनों को कर लो सेम, या तो पी को इधर ले आओ या सी को उधर ले जाओ। तो मैं सी को उधर ले जाता हूँ, दैट इज बिकम इज इक्वल टू माइनस सी। अब लगा दो ये कंडीशन। a1 यहाँ पे क्या है? दैट इज a। a2 क्या है जी? x के साथ क्या है? दैट इज कॉस ओमेगा इज इक्वल टू हियर इट इज b एंड दिस बिकम योर साइन ओमेगा एंड इक्वल टू माइनस सी बाई बी। समझ में आ गया होगा? ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है मुझे? अब मैं यहाँ से कॉस और साइन ओमेगा की वैल्यूज निकालता हूँ। तो फर्स्ट अगर मैं a डिवाइड बाई कॉस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस सी बाई पी कर दूँ, तो कॉस ओमेगा उधर ले जाओ, बाकी सब इधर ले आओ, दिस बिकम ए पी डिवाइड बाई सी, सब क्या आगे माइनस, दैट इज इक्वल टू कॉस ओमेगा। सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ से, ये चीज़ समझ में आ रही है, मैंने इसको और इसको इक्वेट किया, अब मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूँ। साइन ओमेगा चाहिए, साइन ओमेगा उधर ले जाओ, दिस बिकम योर साइन ओमेगा इज इक्वल टू, ये उधर गया, पी इधर आएगा, दिस बिकम बी पी, और सी इधर आएगा डिवाइड बाई सी और माइनस का साइन एज इट इज। ठीक है, सी के साथ साइन नीचे लिखो ऊपर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक ये चीज़ समझ में आई हुई। इसको मैंने इसकी नॉर्मल फॉर्म बोला, फिर मैंने अगर ये दोनों इक्वेशन सेम है तो इसका मतलब इनके जो कोफिशिएंट है एक्स और वाई के वो सेम रेशियो में होंगे, उसका मैंने यूज़ किया, मतलब दोनों कॉन्स्टेंट लाइन है उस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया। ये करने के बाद मैंने साइन ओमेगा कॉस ओमेगा की वैल्यू निकाली। अब ये मैंने क्यों निकाली? मैंने साइन ओमेगा और कॉस ओमेगा की वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि इसके लिए मैं जानता हूँ कि अगर मैं ये बोलूँ कि साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू 1 होता है, यस और नो? जी बिल्कुल होता है, ये भी हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। तो बस इनकी वैल्यूज पुट कर दूँ। साइन स्क्वायर ओमेगा, साइन की वैल्यू ये है, दिस बिकम माइनस बी पी डिवाइड बाय सी होल स्क्वायर प्लस दिस बिकम योर माइनस ए पी डिवाइड बाय सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ना उसको सॉल्व करो और मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू मिलेगी? पी की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी फॉर्म में? ए और सी की वैल्यू, यानी जनरल इक्वेशन जो मुझे गिवन है उसकी फॉर्म में मुझे पी की वैल्यू मिल जाएगी। निकाल लो पी की वैल्यू क्या आएगी, ये हटा दूँ आई थिंक। तो अब देखो पहली चीज़, अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, पहली चीज़ तो ये। और यहाँ पे स्क्वायर इंडिविजुअल यानी बी स्क्वायर पी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर पी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर, ऐसा ही होगा। अब जो चीज़ें कॉमन आ रही है बाहर निकाल लो, बाकी चीज़ों को रख लो एज इट इज। तो मुझे पता है यहाँ से पी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर आ रहा है जी कॉमन, और यहाँ बचेगा बी स्क्वायर और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर होल इक्वल टू 1। ये चीज़ समझ में आ गई? सिंपल है। मुझे चाहिए पी, तो पी स्क्वायर को मैं यहीं रखता हूँ इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यहाँ नीचे है, उधर जाएगा तो ये चला जाएगा ऊपर, होल डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये जाएगा नीचे, यानी दिस बिकम लाइन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको मैं अगर अच्छे से लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? कोई फ़र्क पड़ेगा? इसको मैं चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दूँ या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली एक ही बात है। अब जब पी स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सबका हो जाएगा रूट, और यहाँ साइन क्या आ जाएगा? प्लस माइनस, क्या आ जाएगा? प्लस माइनस। तो p इज इक्वल टू क्या आएगा? सी स्क्वायर का रूट करोगे दैट इज c, और नीचे
ये नहीं हो सकता, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस माइनस का साइन मेरा एज इट इज़। ये प्लस माइनस क्यों आया? जैसे कि मैंने आपको बोला, ये प्लस माइनस कैसे एडजस्ट होगा? पी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर सी नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव, सी पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव साइन का यूज़ करूँगा। तो उसमें जैसे हमने क्वेश्चंस कर लिए, तो आई थिंक उसमें घबराने की जरूरत नहीं, वो मुझे पता है कि क्या। तो बस स्क्वायर था तो इसलिए प्लस माइनस आता है जनरली, तो इसलिए हमने लिख दिया, बस इस चीज़ के लिए ध्यान रख लो। पी की वैल्यू मिल गई, ठीक है जी। इससे मुझे पी की वैल्यू मिल गई। अब मुझे कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा भी चाहिए। क्या चाहिए? कॉस और साइन ओमेगा। क्या मैं निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कॉस ओमेगा मेरा ये रहा, तो कैसे निकालोगे? कॉस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ए बाई सी मेरा एज इट इज, माइनस ए बाई सी मेरा एज इट इज इंटू ये है मेरा पी, और पी की वैल्यू ये रही। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज योर प्लस माइनस सी डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी से सी कैंसिल आउट, दिस बिकम माइनस ए डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये प्लस माइनस है, अगेन दिस बिकम अगेन प्लस माइनस। समझ में आ गई चीज़ें? तो ए डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस माइनस फिर से मैंने बोला, इसके अकॉर्डिंग जो पी मुझे पॉजिटिव करना है उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। मुझे कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं इसके लिए, ठीक है। सेम एज इट इज अगर मैं साइन ओमेगा निकालूंगा तो क्या होगा? सी से सी कैंसिल आउट, ऊपर सिर्फ बी आ जाएगा, यानी साइन ओमेगा क्या आएगा मेरा? प्लस माइनस एज इट इज, ऊपर सिर्फ आ जाएगा बी और बाकी चीजें रहेगी एज इट इज, बाकी चीजें रहेगी एज इट इज। क्या चीज़ें समझ में आ गई? मैंने यहाँ से पी ए और कॉस ओमेगा साइन ओमेगा निकाल दिया, और मैं एक्चुअली में क्या कर रहा था, मैंने सिर्फ यही किया, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखता हूँ, फिर इस इक्वेशन को रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मैं डिवाइड करता था। तो ऐसा क्यों करता था? इसी चीज़ के लिए कि जब मैंने ए को इससे डिवाइड किया तो यहाँ से मुझे कॉस ओमेगा यानी ये मिल जाता था, जब मैंने बी को इससे डिवाइड किया यहाँ से मुझे साइन ओमेगा मिल जाता है, और जब मैं सी को इससे डिवाइड करूँगा तो मुझे पी मिल जाता था। तो ये रीज़न है कि मैं नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए इसको रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्यों डिवाइड करता हूँ, और सिंपली द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को ऐड करो और उनका रूट करो और फिर उनको डिवाइड करो, ठीक है। सेम ही बात है। तो ये है मेरा नॉर्मल फॉर्म का रीज़न। तो आई थिंक चीज़ें समझ में आई होगी। तो इसलिए मैंने आपको पहले में भी कई बार बच्चों को ये चीज़ें कॉम्प्लिकेट लगती थी कि क्या हो रहा है, तो मैंने जनरली पहले आपको वो चीज़ें करवाई जो चीज़ आपको समझ में आए आसानी से, कि जनरल फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो था ओमेगा निकालना, एंगल कैसे निकालते हैं, क्योंकि चारों क्वाड्रेंट में पॉसिबल हो सकता है ये, वो परपेंडिकुलर आपको डायरेक्टली मिल जाता है, सिर्फ देखना होता है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ओमेगा निकालना सीखा, एंड उसके बाद हमने क्वेश्चंस किए जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड देन मैंने आपको रीज़न दिया कि क्यों ऐसा होता है, मैं ऐसा ही क्यों करते हैं इसको चेंज करने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है। कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके लाइक करके इसको अप्रिशिएट कीजिए, ताकि हमें भी कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिले और ऐसे वीडियोस हम बार बार बनाते रहें आपके लिए। तो अभी के लिए थैंक यू।